So we stopped at information related to China and specifically जो कि हमने सीपैक की बेसिक्स आपको बताई, मैं थोड़ी सी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आपको मैंने बताया था कि चाइना के कुछ लैंडमार्क प्रोजेक्ट हैं जो इंटरनेशनली बहुत अहमियत के हामिल हैं, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, दैट इज बेसिकली टू रिस्टोर द ओल्ड ट्रेड रूट that connects Europe with Asia by land. So what China is actually wants to do is China want to counter the politics of this Indian Ocean. What is Indian Ocean? What is the importance of Indian Ocean? And in context of Indian Ocean, what is the importance of Pakistan due to its geostrategic location? क्या आप में से कोई जवाब दे सकता है? CSS वालों को तो लाजमन देना चाहिए, दिला बेटा। जिन्होंने आगे मुस्तकबिल में CSS का सोचा है उनको तो इसका लाजमन पता होना चाहिए ना। बेसिकली बेटा ये जो आपके पास जो ये डाउनर पार्ट है, जी जी बोलो, बोलने लगे हो। गैलेक्सी A32, आपका नाम क्या है बेटा? सर मेरा नाम जैन है। मेरे ख्याल से आज शो नहीं हो रहा। जी जी नाम शो नहीं और आपके फोन का नाम आ रहा है। जैन कुछ बताने लगे, बताएं आप इस बारे में, कुछ पता है तो आपको। सर जियोस्टैटिक लोकेशन स्ट्रेटजी पूछे, पाकिस्तान का पूछ रहे हैं ना? जी जी मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि इंडियन ओशन और इन कॉन्टेस्ट ऑफ इंडियन ओशन पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है? सर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे पास गवादर जो कि बहुत बड़ा पोर्ट है, इस स्टेट ऑफ हार्मूज के बिल्कुल एंड में आता है और एक्सीलेंट, यहाँ सिर्फ से ये लफ्ज सारी मैं आपके ट्रेड। मुंह से सुनना चाह रहा था जो कि आप पहुंच गए। एक्सीलेंट बेटा, वेरी गुड। स्टेट ऑफ हार्मून्स और स्टेट्स ऑफ मरक्का, इन दोनों के नाम बेटा लिख लें। जहन आगे कंटिन्यू करें आप। तो सर ये उसके बिल्कुल एज पॉइंट पे आता है और यहाँ से सारी ट्रेड ऑयल की गुजरती है। अगर हम एक्सीलेंट इसको एक्सीलेंट, यूटिलाइज वेरी कर गुड। लें सही तरह तो हम पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन पे इफेक्ट कर सकते हैं। एक्सीलेंट जहन, आपकी लास्ट डिग्री किस चीज में? जहर ने बहुत ही एक्यूरेट आंसर दिया बेटा। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बेटा दो लफ्ज लिख लें, स्ट्राइट्स ऑफ हॉर्मूज और स्ट्राइट्स ऑफ मरक्का। इन दोनों पॉइंट्स को मेरा बेटा चोक पॉइंट कहा जाता है। पेपर में एक सवाल आता है क्योंकि हम MCQ कॉन्टेस्ट में पढ़ रहे हैं तो हमने ज्यादा खपना नहीं है, जो MCQ जो वो निकालना है। स्ट्राइट्स ऑफ हॉर्मूज एंड स्ट्रेक्स ऑफ मरक्का, दीज आर बेसिकली चोक पॉइंट जिनको बंद कर दिया जाए तो पूरी दुनिया की ट्रेड बंद हो सकती है। ये जो स्ट्राइट्स ऑफ मरक्का ये बेसिकली यहाँ पे कहीं आते हैं, इस जगह पे। ये इधर देखें आप, ये जो ये वाली एरिया ना मलेशिया के पास, यहाँ कहीं पर स्ट्राइट्स ऑफ मरक्का है, जिससे बेसिकली पूरी दुनिया का 80% ट्रेड वॉल्यूम जो है वो सर्कुलेट करता है। स्ट्राइट मीन समझ लो कि ये नहर की हैसियत समझ लो, इसको दरिया की हैसियत समझ लो समुद्र में, बट बेसिकली दीज आर पैसेज जहाँ पे दरिया पतला हो जाता है और वो एक स्मॉल टाइप ऑफ स्ट्रीम बन जाती है, जिसको अगर चोक कर दें तो अगर इसको ओवरकम करना है इस जगह को जिसका स्ट्राइट्स ऑफ मरक्का जिसका नाम लिया, तो ये मेरा जो एरो यहाँ से देखिए कि शिप्स को ये पूरा ऊपर से चक्कर निकाल के वाया इंडोनेशिया चाइना जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जो प्रेजेंट इस टाइम है सिचुएशन, इट्स बेसिकली ऑफ किसको मैक्सिमम एडवांटेज हासिल है। अगर ऑब्वियसली अगर ये रूट बढ़ेगा तो ट्रेड कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसी तरह स्ट्राइट्स ऑफ हार्मूज, ये स्ट्राइट्स भी इसी तरह एक पैसेज है जहां से 80% ऑफ ऑयल ट्रेड पूरी दुनिया में यहाँ से हो रही है। और ऑब्वियसली फिर इन टर्म्स ऑफ ऑयल ट्रेड स्ट्रेट्स ऑफ हार्मूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? स्ट्राइट्स में कंफ्यूज तो कोई नहीं हुआ, समझ आ गई सबको? चले वेरी गुड। आप में से बेटा किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, जस्ट बी कंफर्टेबल एज यू आर सिटिंग इन क्लास, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क एनी टाइम यू वांट। कोई इसमें ये नहीं कि आप अनम्यूट नहीं कर सकते, जस्ट हमने वो इन्वायरमेंट रखा है जो हमारा फिजिकल का है। तो बेफिक्र हो गया, अनम्यूट करें और सवाल पूछें अपना। तो बेटा बेसिकली जो सीपैक पे चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, OBOR, ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इसका एक दूसरा नाम मैंने आपको लिखवाया BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसको ओल्ड एरा में जो कि 20वीं सेंचुरी में जब ये ट्रेड रूट था तो इसका नाम था ओल्ड सिल्क रूट और सिल्क वॉर्म रूट। ये दोनों नाम भी मैंने आपको लिखवाए हैं लास्ट क्लास में। जिन्होंने पहली लेक्चर मिस किया है वो पहले लेक्चर की रिकॉर्डिंग लेके सुन सकते हैं। अब ये जो बेसिकली है ये सारा जौन सा ये जो OBOR के नाम पे प्रोजेक्ट हो रहा है या सीपैक के नाम पे हो रहा है, एक जनाब और पेपर में सवाल आता है, सीपैक इज अ पार्ट ऑफ डैश, CPEC is itself a part of OBOR, OBOR is not a part of CPEC। ये भी लिख रहे हैं बच्चे, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। OBOR एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें से एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो है वो आपका ये है
सीपैक। इसी तरह वो म्यांमार में पोर्ट सेट कर रहा है, बांग्लादेश में भी कर रहा है, जस्ट टू बेसिकली काउंटर दिस पॉलिटिक्स ऑफ स्ट्राइट्स, ये स्ट्राइट्स ऑफ हॉर्मूज और स्ट्राइट्स ऑफ मरक्का, इन दोनों पे जो उसके इंटरनेशनल ट्रेड चोक पॉइंट्स हैं जिनको बंद करने से चाइना की ट्रेड मुतासर हो सकती है, उसे ओवरकम करने के लिए वो दोनों प्रोजेक्ट कंडक्ट कर रहा है। अब ये जो आपका सीपैक है, इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट तो मैं आपको लिखवा चुका हूँ लास्ट आपके लेक्चर में, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। 3 टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। वन इज सोशल डेवलपमेंट, अदर इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एंड थर्ड इज एनर्जी डेवलपमेंट। जो आपका सोशल डेवलपमेंट है दैट इज बेसिकली जो आपका पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंट है। एनर्जी डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल आते हैं। एनर्जी सेक्टर में आपके पास 2 डैम है, दयामीर भाषा डैम और मोहम्मद डैम। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग चीजें लिख चुके हैं, मैं इसलिए थोड़ा तेज बोल रहा हूँ क्योंकि ये वही है जो लास्ट लेक्चर के एंड पे मैंने थोड़ा सा आपको बताया था। दयामीर भाषा डैम, मोहम्मद डैम। इसी के तहत आपके पास एक सोलर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो भावलपुर में कायदे आजम सोलर पार्क। उसके बाद कोल का आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसके तहत हुआ है, जो कि है कौन सा कोल का प्रोजेक्ट? कादराबाद। एक्सीलेंट, कादराबाद साहिवाल में जो सा है, ये आपका कोल का प्रोजेक्ट है, ये हुआ है। अब आपकी आज की असाइनमेंट ये है मेरा बेटा कि आपने इन प्रोजेक्ट्स की लोकेशन और इनसे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ये देख लेना। ये एनर्जी प्रोडक्शन का सवाल आजकल पेपर में आ रहा है, रिवर्स के बारे में पूछ रहा है। एक तो वो ये पूछ रहा है कि ये जो आपके दोनों डैम हैं, मोहम्मद डैम और दयामीर भाषा डैम, में किस किस रिवर पे, और दूसरा वो ये पूछ रहा है कि इन डैम की कितनी आउटपुट है, इससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो सारा बेसिकली ये जो अभी जो गेम सारी चल रही है, इसमें आप अगर आपको थोड़ा बहुत अगर हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट पता है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की जो सी सारी गेम है, इसमें भी नॉर्थ कोरिया अमेरिका के अगेंस्ट है, साउथ कोरिया उसके साथ है, जस्ट टू काउंटर चाइनीज इकोनॉमी, एज चाइना हैव एन एम टू बी अ वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2035. What US want to do is US want to have completely close collaboration with the neighborhood countries of China. These countries are member of basically ASEAN. ASEAN भी आपको लिखवाई थी लास्ट क्लास में, 10 मेंबर हैं इसके। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ये जो आपके ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं ये मेंबर है। ईस्ट कैसे देखना है वही आपको बताया था कि वी लिखना है, यहाँ पे आप वी लिखेंगे तो ये वाली साइड जो ई वाली यानी कि लास्ट साइड ऑफ एशिया है, इन कंट्रीज को आप ईस्ट एशियन कंट्रीज कहते हैं। क्लियर है ये बात? यहाँ पे सीपैक से रिलेटेड कोई सवाल, कोई चीज समझ में ना आई हो? आज की क्लास में कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने पहली क्लास में ली हुई? सारों ने ली हुई है? चलिए अगर सबने ली हुई तो बहरहाल ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इस चीज को मैंने इसलिए नहीं बताया था बेटा क्योंकि ये थोड़ा सा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब आ जाए अपने नोट्स की जानिब। इसका जो हमने पहला पार्ट जो हमने पहले लेक्चर में कवर किया दैट वाज अबाउट ज्योग्राफी। आप सबने ये पढ़ लिया या नहीं पढ़ा? सर अभी तक नहीं पढ़ा। जी बेटा आपने पढ़ लेना ज्योग्राफी की चैप्टर से, फिर भी कोई सवाल रह जाए तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम जो पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बेटा आपको ये सारे एमसीक्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी इकोनॉमिक्स सेपरेटली, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर एंड जीके। उसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट जो हमारे करंट अफेयर में ओवरलैप हो रहे हैं बेसिकली हमें वो रिक्वायर्ड है। जस्ट लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट ये जीडीपी किसे कहते हैं, बजट डेफिसिट किसे कहते हैं, ठीक है, इसी तरह ट्रेड डेफिसिट किसे कहते हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, ये बेसिक सवाल है जो यहाँ से निकलते हैं। तो ये चीजें मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट थोड़े से खुश्क हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए खास तौर पे। तो आपको जो चीज जहाँ समझ में ना आए आपने वहीं दोबारा पूछना है, बिल्कुल शर्माना नहीं। को 10 दफा भी ना समझ आई हम 10 दफा दोबारा समझा देंगे। सबसे जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है ना इसमें, पहली चीज है जीडीपी। जीडीपी किसे कहते हैं? सर ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक्सीलेंट, ये क्या होती है सबा बेटा?
सर ये नहीं पता। कोई मसला नहीं। सर जीडीपी टोटल नंबर ऑफ रेवेन्यू डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन करते हैं तो आ जाता है। नहीं, वो पर कैपिटा इनकम आप बता रहे हैं बेटा। जो जीडीपी बेटा, बेसिकली जीडीपी इज the actual value of goods and services produced in the domestic boundaries of a country. कंट्री की जोग्राफियाई हदूद में जो कुछ बनाया जाए और जो सर्विसेज दी जाए उनकी वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी ग्रोथ मीन के पहले साल की निस्बत वो कितना इंक्रीज हुआ है जो कि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। क्लियर है सबको? थोड़ा रिपीट करते। लिख लें जो लिख रहे हैं। जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लफ्ज डोमेस्टिक का देखिए उसकी डेफिनेशन में ही आ रहा है। डोमेस्टिक कहते हैं आपकी जोग्राफियाई हदूद को। सो जीडीपी इज अ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री। आसान अल्फाज में आपको अगर समझाऊं तो आपकी जोग्राफियाई हदूद में जो कुछ बनाया जाए या जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाए उसको जीडीपी कहते हैं। क्लियर? यस सर। वेरी गुड। सबको क्लियर है? जैन, सबा, सही है बेटा? जी सर क्लियर। वेरी गुड। अब इसके साथ ही मेरा बेटा एक और कॉन्सेप्ट है जीएनपी। जीएनपी, जीएनपी किसे कहते हैं, किसी को पता? जीएनपी स्टैंड फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बात को गौर से सुनना है। जीडीपी में हमने लिया है कि उन चीजों की वैल्यू जो आपकी जोग्राफियाई हदूद में बनाई जाए। अब जोग्राफियाई हदूद में आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज भी काम कर रही होती हैं, फॉरेनर्स भी काम कर रहे होते हैं, जो अपना पैसा आपको नहीं दे रहे होते, सिर्फ टैक्स देते हैं, बाकी पैसा बाहर चला जाता है उनका। ऐसा ही है या नहीं है? आप कोक की बोतल परचेज करते हैं, कोक या पेप्सी कोई भी बोतल, दीज आर बेसिकली नॉट पाकिस्तानी कंपनीज। सो व्हाट एक्चुअली यू गेट फ्रॉम योर, मतलब इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, व्हाट यू गेट फ्रॉम दीज प्रोडक्ट जस्ट सिंपली टैक्स, बाकी रेवेन्यू अपना वो अपनी कंट्री में ले जाते हैं। लेकिन जीएनपी जौन सा है, जीएनपी कहता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कि जो आपके नेशनल्स की वैल्यू है यही चीज की, गुड्स की और सर्विसेज की, उसका तायुन जौन सा बेसिकली जीएनपी से होता है। अब आपका जो जीडीपी है उसमें से जो आपके फॉरेनर्स की इनकम है, मल्टीनेशनल कंपनीज की इनकम है, वो निकाल दें, और जो आपकी नेशनल कंपनीज या आपके नेशन पीपल्स जो बाहर के काम कर रहे हैं, रेमिटेंस की फॉर्म में जो पैसा भेजते हैं, वो डाल दें इसमें, तो जीएनपी बन जाता है। कोई ऐसा जिसको समझ आ गई हो? सर आगे। आ गई है, बड़ी अच्छी बात है। हालांकि बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट था, बच्चे खपते हैं, पर आपको बड़ी जल्दी आ गई। सो जीडीपी में से माइनस फॉरेन इनकम, प्लस, ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं यहाँ पे, प्लस नेशनल, सिंपल सी बात है, ये देख लें। जीडीपी बेसिकली आपकी जोग्राफियाई हदूद में जो कुछ बन रहा है उनकी वैल्यू होती है, लेकिन जोग्राफियाई हदूद में आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही होती हैं। अगर उनको काउंट ना किया जाए और साथ ही साथ जो आपके नेशनल्स हैं जो बाहर हैं उनकी जो आपको रेमिटेंस की फॉर्म में आती है उसे काउंट कर लिया जाए, तो ये जीएनपी बन जाता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? वेरी गुड यार, छा गए हो।
अब अगला जो कॉन्सेप्ट है, इसी तरह छोटा सा कॉन्सेप्ट आप अक्सर सुनते हैं, बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट किसे कहते हैं? सर अखबार इम्पोर्ट और में, खबरों एक्सपोर्ट में। के गलत बेटा, उसको ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड डेफिसिट उसे कहते हैं। ये जो बजट डेफिसिट है ना, बजट खसारा, बजट खसारा। अभी ये जून का महीना आना है तो ये खप डाल जानी हर तरफ। किसी को आइडिया है बजट डेफिसिट किसे कहते हैं? कोई मसला नहीं, अभी हम समझ लेते हैं। अब देखिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप रोज खबरों में ये रौला सुन रहे होते हैं। बजट डेफिसिट बेसिकली इज अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। सिंपल, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में जो फर्क होता है वो बजट डेफिसिट कहलाता है। बात समझ में आ गई या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होता है, किसी को पता है जी गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होता है? गवर्नमेंट पैसा कहाँ से इकट्ठा करती है? टैक्सेस से। टैक्सेस। टैक्सेस से। वेरी गुड। पहली बात तो आ गई टैक्सेस। टैक्सेस के अलावा और कहाँ से इकट्ठा करती है? इनकम से। वेरी गुड। टैक्सेस के अलावा जो उसकी और पब्लिक ओन एंटिटीज होती हैं, उसकी जो इनकम हो रही होती है, वो बेसिकली मिलके एक जो अमाउंट बनाती है, ये बेसिकली वो अमाउंट होती है जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। इस गवर्नमेंट के रेवेन्यू में टैक्स कौन से होते हैं? उस टैक्स की दो किस्में। वो बता सकते हैं टैक्स कौन कौन से? ये पेपर में पक्का आने वाला सवाल है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। वेरी गुड इब्रार बेटा, शाबाश। टैक्सेस की बुनियादी दो किस्में हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जौन सा बेसिकली बेटा, ये वो टैक्स है जो कि आपकी इनकम वाइज आपके ऊपर इंपोज किया जाए, जो कि आपकी इनकम वाइज आप पे इंपोज किया जाए। और इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली वो टैक्स है जो कि सब पे बराबर लग रहा हो। सिंपल सी पहचान है इन दोनों की, एक वो जो इनकम वाइज, दूसरा वो है जो सब पे बराबर लग रहा हो। डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल कौन सी है? ये पेपर में जो सवाल आता है वो ये आता है कि जीएसटी इज अ डैश फॉर्म ऑफ टैक्स, जनरल सेल टैक्स। देखिए, अगर आप एक टॉफी खरीदते हैं और उस टॉफी के ऊपर 16% जीएसटी है, और को अरबपति बिलियनर वो टॉफी खरीदता है, वो भी 16% जीएसटी दे रहा है, तो ये टैक्स की कौन सी किस्म है? ये इनडायरेक्ट। वेरी गुड। ये बेटा इनडायरेक्ट टैक्स की किस्म है। मींस कि सब के ऊपर बराबर लग रहा है। सिंपल सी पहचान है। लेकिन एक इसकी तरह ही और टैक्स है जिसको वैट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। ये वैल्यू एडेड टैक्स कौन सा होता है? वैल्यू एडेड टैक्स वो होता है जिसकी जितनी पे है, लाइक से आप में से जो लोग जॉब करते हैं उन्हें पता होगा कि सैलरीज के ऊपर टैक्स लगता है, कि जितनी सैलरी ज्यादा है उतना ज्यादा टैक्स होता है। सो दिस टैक्स इज वैल्यू एडेड टैक्स, ये वैट है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ बेसिकली डायरेक्ट टैक्स। तो इन दिस कॉन्टेस्ट ऑफ जो प्रेजेंट आपका चल रहा है, जो हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इसमें जो सवाल इकोनॉमिक्स की डोमेन के आते हैं, उसके अंदर वो आपसे ये सवाल पूछ लेता है, जीएसटी टैक्स आप सारे ही नाम सुनते हैं, ये एक बेसिक जनरल नॉलेज है, ये कौन सा टैक्स है? वैट आप सारे सुनते हैं, ये कौन सा टैक्स है? ठीक है, जो टैक्स वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू योर इनकम, दैट इज बेसिकली डायरेक्ट टैक्स। और जो टैक्स सब पे बराबर लग रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? जी सर, आ गई। वेरी गुड, एक्सीलेंट यार, बड़ी एक्टिव बैच बना है माशाल्लाह हमारा ये। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, जरा हद से ज्यादा सुलाने वाले होते हैं, लेकिन ये समझ आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप यू आर वेरी नियर टू योर टारगेट इंशाल्लाह। अब गवर्नमेंट ने जो रेवेन्यू इकट्ठा करना है वो टैक्स से करना है। टैक्स दो किस्म के उसने लगाने हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। उसके अलावा उसकी कुछ एंटिटीज हैं, ठीक है, जिस तरह पीआईए है, ठीक है ना, ये इदारे हैं, इनसे को कमाई है तो ये उसके पास एक ऑप्शन मौजूद है। और आखिर पे जब गवर्नमेंट के पास पब्लिक ऑन एंटिटीज और ये टैक्स टुक्स के अलावा
जो बाकी जो बचेगा, जो पूरा नहीं होगा, जिसका डेफिसिट होगा, वो डेफिसिट पूरा करने के लिए गवर्नमेंट हमेशा लोन लेगी। तो जिसको बजट खसारा आप सुनते हैं खबरों में बार बार, वो आपके सामने इस टाइम ये यहाँ पे मौजूद है, जिसको आप डेफिसिट कहते हैं। ये फिगर्स को ना देखें, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिखाया गया है। ये गवर्नमेंट का सारा रेवेन्यू था, ठीक है। ये टोटल गवर्नमेंट का रेवेन्यू बना इन बिलियंस फॉर एग्जांपल, ठीक है। जबकि गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, गवर्नमेंट के खर्चे क्या होते हैं, किस चीज पे गवर्नमेंट खर्च करती है? दिमाग को यूज करें, बड़ा इजी सी बात है। तनख्वाहें देती गवर्नमेंट के, नहीं देती अपने मुलाजमीन को। आप भी उनका हिस्सा बनना चाह रहे हैं ना गवर्नमेंट के खर्चे का। और क्या काम करती है बताएं मुझे, दिमाग को यूज करो यार। और सर जो डेवलपमेंट वगैरह। एक्सीलेंट, डेवलपमेंट बजट है, एजुकेशन का बजट है, हेल्थ का बजट है। ये तमाम चीजें गवर्नमेंट के खर्चे हैं जो आपके इसी टैक्स के पैसों से पूरे होना है, ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं ये ज्यादा है, ये देखिए लिखा हुआ करंट एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये जो सारे एक्सपेंडिचर हैं, ये इसकी टोटल अमाउंट बनती है गवर्नमेंट की बिल फॉर 6175 बिलियन। गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो ये है। तो बाकी जो 2977 बिलियन ये डेफिसिट कहलाता है, इसको आप बजट डेफिसिट कहते हैं। बजट खसारा जो हर महीने जून में आप इसका बहुत ज्यादा रौला सुनते हैं। इसके लिए उसको बोरो करना पड़ता है, फिर वो IMF से ले, बैंकों से ले, उसने कर्जा लेना होता है। ठीक है, बात क्लियर है, समझ आ गई सबको? सर गवर्नमेंट उतना ही क्यों नहीं अपना एक्सपेंडिचर रखती है जितने मतलब उनको टैक्सेस पे होते हैं सबका हमेशा बेटा प्रॉब्लम ये है कि उतने में उसका पूरा नहीं ना होता। लोगों को तनख्वाहें भी देनी है, ठीक है, सड़कें भी बनानी है। अभी तक तो आप ये हालात है कि अभी भी आप देखें, लाहौर को निकाल दें, आप भी मेरे ख्याल से लाहौर की हैं, लाहौर को निकाल दें और बाहर जाके देखें, जो बाहर के सूबों में अभी बुनियादी चीजें ही नहीं है, ठीक है। तो जब बेसिक्स पूरी ना हो, फिर गवर्नमेंट को उनको कुछ ना कुछ फैसिलिटीज देने के लिए बोरो करना पड़ता है, जी सर। ठीक है। तो बेसिकली इसको डेफिसिट कहते हैं, और ये बेटा डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है। जो सवाल यहाँ पर निकलना है, बजट डेफिसिट किसे कहते हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पक्का पक्का सवाल पेपरों में अक्सर आप देखते हैं, दैट इज रिलेटेड टू टैक्स। टैक्स की दो टाइप्स आपको बताई हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे ज्यादा सवाल आता है GST टैक्स का, क्योंकि वो आप सारे लोग ही सुन रहे होते हैं। क्लियर है सबको? अब इसी तरह मेरा बेटा जो ट्रेड का डेफिसिट है, उसे होता है बेसिकली अगर आपकी इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। अगर आप बाहर से चीजें मंगवा ज्यादा रहे हैं, भेज कम रहे हैं, तो दिस विल बी मार्क्ड एज योर ट्रेड डेफिसिट, एंड दिस विल बी पॉइंटेड इन योर बैलेंस ऑफ पेमेंट शीट। बैलेंस शीट भी इसे कहते हैं, ये जिसको मैंने आपके लिए स्क्रीन पर हाईलाइट किया हो। ये बात भी क्लियर हो गई? अब जरा ट्रेड की हेडिंग दे लें, ट्रेड से रिलेटेड जो दो चार सवाल निकलते हैं वो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात ये, तो ट्रेड के रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे आपको नोट्स इकोनॉमिक्स के पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपके इस सेंस में इंपॉर्टेंट है मैंने आपको लिखवा दी है। हाँ, अगर आप स्टेट बैंक में अप्लाई कर रहे हैं या PND में अप्लाई कर रहे हैं कभी, फिर आपके पास ये नोट्स एहतियातन होंगे, जिनको आपने जनरली सारा इसमें अपने जनरल नॉलेज के सारे सवाल निकाल लेंगे। अदर देन डैट जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, इकोनॉमिक्स की डोमेन में करंट अफेयर में एक या दो सवाल आने होते हैं, और एक सवाल जो मोस्टली आता है वो टैक्स का या बजट का यही होता है, और कोई नहीं होता। अगर इसके अलावा जाए तो उसने WTO को पूछना है आपसे, बार्टर वुड ट्रेड का पूछना है आपसे, इन्फ्लेशन का पूछना है। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी आपको मैं दे देता हूँ। तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बनी थी, जिसका पर्पज ये है टू प्रमोट फ्री ट्रेड। नाउ द क्वेश्चन इज, फ्री ट्रेड किसे कहते हैं? जिसके ऊपर कोई कोटा, कोई बैरियर, कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह ना लगे, उस ट्रेड को आप फ्री ट्रेड के नाम से रेफर करते हैं।
क्लियर है, कुछ पूछना तो नहीं है? अदीला को कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना बेटा, लिख के पूछ लो। अब फ्री ट्रेड जोन इज डैश, ये सवाल पेपर में बेइंतहा दफा पूछा गया है। फ्री ट्रेड जोन का ये मतलब नहीं होता वहां पे चीजें मुफ्त बिक रही होती हैं। फ्री ट्रेड जोन मीन वहां पे आपको स्पेशल सब्सिडीज दी जाती हैं, टैक्स में छूट दी जाती है। ये आपके सामने सवाल है, ये फ्री ट्रेड जोन का। और सीपैक के अंडर टोटल कितनी ट्रेड जोन बन रही हैं? किसी को पता है ये बात? 3 सर, 3 मेरे ख्याल से। 3 ट्रेड जोन है और बेसिकली 11 इंडस्ट्रियल जोन है जहां पे इंडस्ट्री सेट होंगे। इसी तरह इंडस्ट्रियल जोन जो सी होती है वहाँ इंडस्ट्रीज को स्पेशल जोन सा है, वो सब्सिडी दी जा रही होती है, टैक्स में जो सी डिडक्शन दी जा रही होती है। कोई इस पर जिस तरह वारिद आया था, शायद आप लोगों को याद हो, कि आप लोगों को तो तब हो सकता है बहुत ज्यादा ही बचपना हो तब, जिस दौर में वारिद यहाँ पे आया था ना, उस दौर में उसको ये कहा गया था कि उसका बैलेंस जो लोग करते थे वो 100 के 100 रुपए आते थे, दूसरे कार्ड पे 96 94 रुपीज आते थे, लेकिन वारिद के कार्ड पे 100 में से 100 आ रहा होता था, जस्ट बिकॉज उसको ये जौन सी थी एक एग्जेम्प्ट किया गया था कि वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा। अब कुछ सब नहीं, वो 10 साल तक टैक्स नहीं दिया, वो उतने देर यहाँ चलते रहे, बाद में कंपनी बेच के खुद भी यहाँ से चले गए। तो ये जो आपकी फ्री ट्रेड जोन है, बेसिकली यहाँ पे जो इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है वो ये है कि ट्रेड के ऊपर कोटाज और बैरियर्स कम से कम हो। ये जो कोटा और बैरियर का लफ्ज है, बेसिकली दीज आर यूज्ड फॉर टैक्सेस ऑन ट्रेड। क्लियर है? पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट है वो चाइना से है और एक्सपोर्ट आपकी सबसे ज्यादा यूएस के साथ है। और एक सवाल पेपर में आजकल नया उन्होंने ऐड ऑन किया कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कौन सी चीजें हैं जो एक्सपोर्ट की जाती हैं, तो बता सकता है? सर स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स की नहीं सवा बेटा, ईटेबल्स जौन सी है ना टॉप ऑफ द लाइन वो है, खाने पीने की चीजें। कॉटन। कॉटन वो उसी में एग्रीकल्चर रिलेटेड जो है ना प्रोडक्ट्स, उसमें कॉटन की अभी फिल वक्त तो जरा हालात अल्ताफ बेटा बुरे जा रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन बहुत कम हुई हुई। ओवरऑल ईटेबल्स कह लें या आप उन्हें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कह लें, वो सबसे ज्यादा हो जाती है। स्पोर्ट्स में हमारा सियालकोट सबसे टॉप ऑफ द लाइन है, इवन के फीफा के फुटबॉल भी पाकिस्तान को बनाने का एजाज हासिल है। और ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये बेटा 1 जनवरी 1995 को बनी, ये लिखा हुआ। उससे अगले 2 MCQs ये हैं जो मैंने भी आपको बताए। अच्छा, ट्रेड में एक होता है बार्टर वुड ट्रेड, बता सकते हैं क्या होता है? ये भी पेपर में बड़ी दफा वो पूछता है, जर्नल एक ये जीके का सवाल है। सिंपल सा जवाब है, चीज के बदले चीज एक्सचेंज करना इज नोन एज बार्टर वुड ट्रेड। जस्ट लाइक आप कहें चाइना के पास के चाइना के कहें कि हमारे आपके पास मशीनरी बहुत अच्छी है, तो आप ऐसे करें कि मशीनरी हमें देते रहे, मशीनरी के बदले हम आपको पैसा नहीं देंगे, हम आपको चावल देते रहेंगे, हमारे पास चावल बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसको कहा जाएगा बार्टर वुड ट्रेड। कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया? यस सर, क्लियर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। और सर शुरू में स्टार्टिंग में यही सबसे पहला ट्रेड सिस्टम यही था। यही था, वेरी गुड। जो पुराना था, जिनको एंशिएंट सिविलाइजेशन में, जिसको ये जो आपकी क्या थी वो, ये जो आपकी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है? इंडस वाटर सिविलाइजेशन। ये जो इंडस रिवर के साथ साथ थी, इंडस सिविलाइजेशन जिसको आप कहते हैं, उस टाइम के ऊपर जो था वो चीज के बदले चीज ही एक्सचेंज की जाती थी। अच्छा, फिर एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रेन ड्रेन, उसके एमसीक्यूज ये है। ब्रेन ड्रेन किसे कहते हैं? सर यहाँ से जो पढ़े लिखे लोग बाहर जाके वेरी गुड, एक्सीलेंट जैन बेटा। जॉब्स ना होने की वजह से अगर आपके जो पढ़े लिखे लोग हैं
वो मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं जॉब की तलाश में, तो इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। अच्छा, पाकिस्तान में जो ये 5 ईयर प्लान है ना, ये इकोनॉमिक प्लान है, हर 5 साल के टारगेट वो सेट करते हैं कि हमने 5 साल में ये ट्रेड के ये इतने इकोनॉमिक टारगेट अचीव करने हैं। ठीक है, अभी तक पाकिस्तान में जो टोटल 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट हुए हैं ये 12 है। पाकिस्तान में टोटल स्टॉक एक्सचेंज कितनी है जी? बड़ी दफा ये सवाल आया पेपर में, कितनी है? टोटल 3 स्टॉक एक्सचेंज है, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची। अब मर्ज हो के सिर्फ एक ही स्टॉक एक्सचेंज हो गई हुई है, लेकिन वैसे 3 इसके ऑफिस थे पहले। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन योर एग्रीकल्चर, इन योर जीडीपी इज एग्रीकल्चर। ओपीईसी किस चीज की ऑर्गेनाइजेशन है? आपके असाइनमेंट में ये भी शामिल था, इसकी एब्रीविएशन बताएं मुझे जरा। सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग। एक्सीलेंट सबा बेटा, वेरी गुड। ये जो आपकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ये इसके मेंबर हैं, जो कि ऑयल को प्रोड्यूस भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा कंट्री इसमें जो है सऊदी अरब है। अच्छा जी, आप जरा प्रोविजनली अगर बात की जाए प्रोविंसेस की, हमारे ये हमारे वो हैं जो डोमेस्टिक अफेयर्स है, इंटरनल जोन से। अभी पाकिस्तान में लास्ट पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ है? पॉपुलेशन कितनी आई है आपकी? सर 2017 में हुआ है। वेरी गुड, आप 2017 में हुआ है, जो कि आपका 6th सेंसस था, ये लिखा हुआ आपके पास। और इसके तहत जो आपकी पॉपुलेशन रिकॉर्ड हुई है वो डेट इज 207.77 मिलियन, 21 करोड़ तकरीबन जिसे कहा जाता है। और ये सवाल पेपर में बड़ा रिपीटिवली आ रहा है। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज इन मोनेको, और उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन जो सी है ये रीच, ये जो मेन इसका था कि जो कितनी ये रीच कर गई है, ये कितना था जी? 6.7 बिलियन 2018 में था, और 2025 तक उन्होंने कहा था कि ये डबल हो जाएगी, 16 बिलियन पे हो जाएगी। अब पॉपुलेशन का ब्रेकअप देखें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपकी पंजाब में है, उसके बाद सिंध है, फिर केपी के है, फिर बलूचिस्तान है, फिर फाटा है। और फाटा का मर्जर अब केपी के में हो गया, तो सवाल बड़ा रिपीटिवली यही पेपर में आ रहा है कि एट द टाइम ऑफ मर्जर ऑफ फाटा कितनी पॉपुलेशन थी इसकी? इसकी पॉपुलेशन थी 5 मिलियन, यानी कि 50 लाख। जब फाटा का मर्जर केपीके में हुआ है तो इसकी पॉपुलेशन 50 लाख थी। तो सबसे ज्यादा पंजाब, फिर सिंध, फिर केपीके, फिर बलूचिस्तान। अच्छा, अगर आप इसकी हायरार्की की बात की जाए, आपका 3rd लार्जेस्ट सिटी का पूछा जाता है, कौन सी है? किसी को पता? फैसलाबाद। फैसलाबाद, वेरी गुड। फर्स्ट जौन सा कराची, सेकंड इज लाहौर एंड थर्ड इज फैसलाबाद। यहाँ पर शायद मैंने इसको लिखवाया था, नहीं लिखा हुआ, आगे आगे आएगा अभी। ये सवाल आप पेपर में अक्सर देखते हैं बेटा, ये वाला। पाकिस्तान में, सॉरी, पाकिस्तान की अगर बात की जाए ओवरऑल, तो लार्जेस्ट जौन सी सबसे बड़ी डिवीजन कौन सी आती है इन टर्म्स ऑफ एरिया?
ओवरऑल बलूचिस्तान की डिवीजन सबसे बड़ी है, लेकिन अगर पंजाब की बात की जाए तो बहावलपुर डिवीजन जो सी वो एरिया वाइज अभी भी सबसे बड़ी है। कहाँ से देखे शुरू होती है और ये कहाँ तक आती है? एक तरह से आपका साउथ पंजाब आधा जो सा बहावलपुर डिवीजन में ही आता है। पंजाब की जो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है राजनपुर में, ये राजनपुर आखिर में आता है, जो इससे आगे आपका सिंध स्टार्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा टैक्स कौन सा प्रोविंस देता है जी? कौन देता है यार, ये तो पता होना चाहिए। पंजाब। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी इधर ही है, सबसे टैक्स खाता भी पंजाब है और देता भी पंजाब ही है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके जीके के कॉन्टेस्ट में, दोनों पेपर में रिपीटेडली आ चुके हैं और आगे भी आपको इनसे पालना पड़ेगा बेटा। जो रुपी है, जो आपका सिक्का है, कॉइन है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करता है, और जो नोट है वो स्टेट बैंक इशू करता है। स्टेट बैंक का गवर्नर कौन है जी? किसी को नाम नहीं पता स्टेट बैंक के गवर्नर का? अल्ताफ बोलने लगे थे कुछ। रजा बाकर। रजा बाकिर, वेरी गुड। स्टेट बैंक का जो गवर्नर है उसका नाम रजा बाकिर है। इससे पहले आईएमएफ में काम करते थे और वहां से हमने ये इंपोर्ट किया है। अब देख रहे हैं, अगर आप लेक्चर्स को देखें, मैप में से मैंने आपको सारी ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन इकट्ठी निकाल दी थी। उसी तरह इकोनॉमिक्स में से भी जो सिर्फ इम्पोर्टेंट है वही आपको करवा रहे हैं। देखिए, आपका इदारे को ज्वाइन करने का बेटा मकसद ये होता है कि जो आप खुद काम एक तरह से 10-15 दफा फेल होकर भी ना कर सके ना, या आपको फेलियर का भी सामना ना करना पड़े और आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो हमने खासतौर पर जो हमारा ऑन कैंपस के साथ ऑनलाइन चलाने का जो सबसे बड़ा पर्पज है वो यही है कि आपके आने जाने का भी टाइम भी सेव हो, कॉस्ट भी सेव हो, और आपको सेम उसी तरह आप देख लें यहाँ पे आप लोग एज सिमिलर यू आर स्पीकिंग इन क्लास, वैसे ही आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। को फर्क महसूस हो रहा है क्लास में बैठने का और यहाँ भी पढ़ाई के कॉन्टेस्ट में? क्या ख्याल है? सर ये ज्यादा बेहतर है ज्यादा ऑनलाइन। बेहतर है, ऐसे ही ऑनलाइन ज्यादा बेहतर है। ये जिन लोगों ने अभी हमारे साथ एक चल रहे हैं वो हर बंदा ही ये कहता है, क्योंकि हमने अपना सेटअप को टोटली जब कन्वर्ट किया तो आपके सामने ऑन स्क्रीन सब कुछ आ रहा है। फिर रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। क्लास की तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, क्लास गई तो गई। जी सर। ठीक है, इसमें आप बाद में सुने जैसे मर्जी लिखें, जस्ट ये कि आपकी एफर्ट शामिल हाल हो और अल्लाह का करम शामिल हाल हो, तो कामयाबी के राह हम किनारे हैं आपसे। अच्छा जी। अच्छा, एक आजकल पेपर में बड़ा सवाल आ रहा है, उसको भी अपनी असाइनमेंट में नोट कर लें। पाकिस्तान में हाईएस्ट सिविल अवार्ड कौन सा है? हाईएस्ट सिविल अवार्ड? निशाने हैदर कितने लोगों को दिया गया है और सितारा इम्तियाज कितने लोगों को दिया गया है? तो बेटा ये सवाल हैं जो हमारे यहाँ से इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा बाकी इन नोट्स में भी लिखे सवालों को करने की आपको जरूरत नहीं है। एक सवाल मैं और ऐड ऑन करवा दूं यहीं, सीपैक से रिलेटेड। आपकी टोटल मोटरवेज की लेंथ कितनी है और कराकरम हाईवे की लेंथ कितनी है टोटल? ये अब पेपर में आजकल सवाल बड़ा रिपीटिवली आ रहा है, पिछले महीने में 2-3 पेपरों में ये सवाल देखा है। जी सर 1300 किलोमीटर। एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। असल में बेटा हुआ क्या है कि पहले ना ये जो आपका था पीपीएससी, ये पुराना घसा पिटा डाटा इसने रखा हुआ था, उस पर क्लिक मारते थे और पेपर ड्रॉ हो जाता था। अब हुआ क्या है कि वो एफपीएससी वाला भी डाटा अपग्रेड हो गया है, तो पीपीएससी भी अब नए डाटा की तरफ आ रहा है। तो जो नए सवाल है अगर आप उठा के देखें तो आप जब ट्रेंड्स नोट करें, जिस तरह हम लोग तो हर पेपर देख रहे हैं, ठीक है, तो डाटा तो है, तो इंसान ही पेपर बनाने वाला कहाँ जाएंगे वो। तो आपको जस्ट ये सिर्फ तयन करना पड़ता है कि इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी जो एग्जामिनर उठा रहा है। हो सकता है कि उसके पास ऐसी कोई 20-30 चीजें हो जिसको वो हर पेपर में 1-1 2-2 डाल देता हो। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो 100 क्वेश्चन है, 200 सवाल हैं वही सवाल, सिर्फ ये उनमें से 5 किसी पेपर में आगे 5 किसी पे आगे, ये होना होता है।
लेकिन अगर आप ये कहें कि आप पास्ट पेपर को कर लें तो कामयाब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं बेटा, जस्ट लाइक करंट अफेयर, जब हम पेपर खुद बनाते हैं, मैंने आपको इंटरनल बात बताई कि हम करंट अफेयर को 2 डोमेन में रखते हैं। एक आपका जीके का पार्ट होता है, एक आपका प्रेजेंट हैपनिंग का पार्ट होता है। जीके का पार्ट तो वो हो सकता है जो कि चल रहा हो, प्रेजेंट हैपनिंग वाले हमने चेंज करना ही करना है। और अगर वो 5-10 नंबर से भी आप ऊपर नीचे हुए तो आप मेरिट में नहीं आएंगे, फारिग हो जाएंगे। उसकी जो हमने आपके लिए स्ट्रेटजी बनाई है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बेटा, ये सारे नोट्स तो आपको दिए ही जाने हैं ना साथ साथ, जैसे जैसे जिस सब्जेक्ट पे जाएंगे। ठीक है, इसमें जो अभी मेरे सब्जेक्ट की बात हो रही, एक आपको एंड पे ये मोस्ट रिपीटेड मिलेंगे, और एक ये करंट अफेयर जो मंथली है ये भी आपको साथ मिल जाएंगे, कंप्लीट डॉक्यूमेंट इसका, ताकि कोई आपकी ऐसी चीज ना हो जो कि मिस हो जाए। उसमें ही मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। सर ज्योग्राफी के नोट्स अभी तक नहीं मिले। ये वाले भी आपको सेंड हो जाते हैं, ये कंप्लीट नोट्स इकट्ठे आपके ग्रुप में अभी सेंड करवा देता हूँ। ओके सर। अच्छा जी, ये सवाल भी जौन से थे पेपर में बड़े आते रहे, अब नहीं आएंगे क्योंकि अब ये पुराने हो गए। वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर कौन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर कौन है, ये चाइना ही है। लार्जेस्ट जो रिचेस्ट मैन है बिल गेट है यूएसए का, आगे जो उनसे जेफ बेजो और वो सारे कुछ भी उन्हीं के ही हैं। बहरहाल यहाँ पे आपके इकोनॉमिक्स के सवाल पूरे हुए जाते हैं। कोई क्वेश्चन इकोनॉमिक के पार्ट में से कोई चीज समझ में ना आई हो, अच्छा अब ये जो वाला पार्ट है डेमोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, बेटा इससे 2-3 सवाल है। मैं आपको ज्यादा बर्डन नहीं डालूंगा क्योंकि इकोनॉमिक्स जरा थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि थोड़ी टेक्निकल होती है, जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ी उनके लिए। जस्ट हम ये एक चैप्टर और कर लेंगे फिर हम ब्रेक लगा देंगे। 2 चैप्टर आज के टोटल हमारे होंगे, डेमोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक्स। पहला लेक्चर में हमने ज्योग्राफी अपना कवर किया। पॉपुलेशन सेंसस पाकिस्तान में जौन सा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स करता है, पीबीएस जैसे कहते हैं। 6 सेंसस हुआ लास्ट, जिसके तहत आपकी टोटल पॉपुलेशन आपको बताई है 207.77 मिलियन। ठीक है, इससे पहला सेंसस पाकिस्तान में 1998 में हुआ था जो 5th था, और उस टाइम आपकी 132 मिलियन पॉपुलेशन थी। और जो पॉपुलेशन इंक्रीज आया तब से लेके अब तक वो आपका 57% आया। सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी जौन सी वो कराची आई है, उसके बाद लाहौर और उसके बाद फैसलाबाद है। प्रोविंसेस की बात की जाए तो पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान है। इन टर्म्स ऑफ लैंड सबसे ऊपर बलूचिस्तान है। अच्छा एक सवाल और पेपर में आ रहा है, शायद आपने देखा हो, सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड प्रोविंस कौन सा है? पंजाब। नो नो नो, सिंध। सिंध मोस्ट अर्बनाइज्ड प्रोविंस सिंध है। अर्बनाइज्ड कहते हैं शहरी आबादी को, जहां पे ज्यादा शहरी आबादी है वो सिंध है। और ये कोई सवाल करने की आपको जरूरत नहीं है। ये सवाल ज्यादा तब पूछे जाते हैं जब सेंसस बिल्कुल नजदीक हो, सेंसस दोबारा हुआ तो फिर ये सवाल आएंगे। फोर्थ लार्जेस्ट सिटी जौन सी रावलपिंडी है, 3rd फैसलाबाद, 2nd लाहौर और कराची। नहीं जी, टॉपिक पूरा हो गया। ये एक चैप्टर और कर रहे हैं, सवाल तो 2-3 ही है वैसे। हिम्मत है कर लें या बस? एक आवाज आई यस की, बाकी दोनों की क्या आवाज है? वेरी गुड, 2 वोट और आ गए, तो हम इसको भी कर लेते हैं। इसमें से बेटा सवाल आपको आना है, दयामीर भाषा डैम, मोहम्मद डैम, ये आपको सीपैक के तहत जो 2 प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, इन दोनों का पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आजकल पेपर में आ रहा है, वो कौन से रिवर्स हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी के बाद आपके पास है। इसको याद रखने का बेटा आसान तरीका है, आईसीजे आपके पास है। आईसीजे बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, लेकिन आईसीजे से आप याद रखें, आईसीजे अगर रिवर्स की कॉन्टेस्ट में देखें, आई फॉर इंडस, सी फॉर चनाब और जे फॉर जेलम।
ये 3 रिवर आपके पास है, रावी सतलुज ब्यास इंडिया के पास है। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो सी है 1960s में हुई है, और इसमें जो मेडिएटर था वो आपका वर्ल्ड बैंक था। एक सवाल अभी फिर पेपर में रिपीटेडली आ रहा है, अफगानिस्तान से एक रिवर आता है, दरियाए सवात जो सा है वो इधर से आके आगे इंडस में ये गिर रहा है, इस पे आपका जो सा उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वाटर कॉन्फ्लिक्ट इस रिवर पे चल रहा है। रिवर। गुड, वेरी गुड। उसके बाद 2 आपके डैम इंपॉर्टेंट है बेटा, एक मंगला और एक तरबेला, ये दोनों आपके असाइनमेंट में शामिल है। इनको आपने देख लेना, वही जिस तरह आपने उन डैम्स का देखना है कि इनकी टोटल आउटपुट कितनी है, ये कहाँ है और इनकी आउटपुट कितनी है। सर मंगला डैम और कौन सा का? तरबेला। सर ये असाइनमेंट है, ये अभी बता सकते हैं? अभी बताने का मतलब कि अगली क्लास में बताइएगा जरा, बाकी भी कर लेंगे, नहीं तो आपने बताना है सब और इन्होंने लिख लेना। ओके सर। सबसे जो लेंथी रिवर है वो आपके पास कौन सा है? वो इंडस है वैसे। इंडस, झेलम, चनाब, तीनों की लेंथ देख लेना, सिंपल यार। दरियाए काबुल है जो आपका अफगानिस्तान से आ रहा है। ये सवाल पेपर में बड़ा अक्सर देखते हैं, सिमली डैम का। सिमली डैम जो सा ये सूंज पे, रिवर सूंज जो सा ना, सूंज केसर जगह, ये कलर कार के पास, ये वहां पे। रिपीट कर दीजिए। सिमली डैम एक है छोटा सा, ये सूंज केसर में है, और ये सूंज, दरियाए सूंज इसका नाम है, और ये आपका आता है पोठोहार रीजन में, ये कलर कार के पास है, ये सूंज केसर जगह। सबसे पुराना जो बैराज है पाकिस्तान में वो ये है सक्खर बैराज। बस सवाल पूरे हो गए। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन अब तक? अब कल की छुट्टी आपके पास है, कल फ्राइडे ऑफ है, आराम सुकून से ये आप 4 चैप्टर अपने कवर कर लें। नोट्स अभी मैं आपको ग्रुप में सेंड करवा देता हूँ। सर लास्ट लेक्चर में आपने क्वेश्चन दिया था, कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसी 2021, इसका जी आंसर जी, बता दें। नहीं ये मैंने आपको बताया था कि कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसी, उसका नाम ही 2021 है, कि इस टाइम सबसे ज्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं वो कनाडा की तरफ अट्रैक्ट है, और वो पॉलिसी थी 2021 में आई थी, इसलिए उसको इमिग्रेशन पॉलिसी 2021 कहते हैं। जो मैंने सवाल दिया तो मैंने आपको दिया था कि मुस्लिम जज जौन सा है, फर्स्ट मुस्लिम जज चाइनीज सुप्रीम कोर्ट का जो नॉमिनेट हुआ है, उसका नाम मैंने आपको कहा था, सर महमूद कुछ नाम है। मोहम्मद जमाल। मोहम्मद जमाल है। यस सर, सर ये हाँ, मैंने Google किया था, यही आया। बिल्कुल मोहम्मद जमाल है, मोहम्मद जमाल होना। मेरे जहन में जमाल महमूद नाम आ रहा था। जी। ठीक है जी, क्लियर? कोई सवाल? शान बेटा नोट सेंड करो, करंट अफेयर से जो है ना फाइल 1 इनको सेंड करें। चलें जी, शान को ही मैंने मैसेज कर दी, अभी आपको सेंड कर देता हूँ। अभी आपकी 2-3 फाइल्स और भी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको दूंगा, इकट्ठे दी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? यस सर। वेरी गुड जी। अब आपका यह जो हमने इस टाइम स्टॉप किया आपके यहाँ पे, अगर आप इससे आगे देखें क्या है, तो आपका ये हिस्ट्री, कल्चर एंड सिविलाइजेशन का एक चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर करना है, ये हम इसे नेक्स्ट फेज में डिस्कस करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट क्लास, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ सर। और उसके अलावा एक और बात बिल्कुल मैंने आपको कहनी थी, न्यू सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे को सेमिनार है। आप लोगों का 2-4 दिन तो हमारे साथ हो चुके हैं, अपने दोस्तों को, अपने सर्कल में ज़रा रेफर करें स्टूडेंट्स को। ये तमाम स्टूडेंट्स का जौन सा है ना, एक मजहबी और कौमी फरीजा है। अगर बुरा एक्सपीरियंस जा रहा है बिल्कुल ना करें, अगर कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है तो ज़रूर करें। बुरा जा रहा है, अच्छा जा रहा है सबा? सर बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत आपका अच्छा जा रहा है। डिलीवर करने का जो अंदाज है वो बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी पिक चलें हो यार, अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाब भी करे।
तो हाँ। खुश रहें बेटा, बादशाद रहें इंशाल्लाह। सी यू ऑन सैटरडे इंशाल्लाह। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज।